हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के भौतिक विज्ञान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या चीज़, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इससे आपका हर साल 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे आपका वो यूपी बोर्ड हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो। दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे या टॉपिक को देख रहे होंगे पढ़ने के लिए, क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश के बारे में बात करना है हमको। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, आवेश है। आवेश क्या होता है? किसी परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनावेशित भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। परमाणु मतलब यहाँ क्या है? एटम है। आप सभी जानते हैं कि एटम में 3 तरीके के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये तो हो गया आपका क्या चीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ठीक, अब इसके बाद आता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव है एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन असमान प्रकार के आवेश हैं, असमान प्रकार के आवेशों को क्या करते हैं, एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। जैसे ये इसको आकर्षित कर रहा होगा और ये इसको आकर्षित करेगा। यानी जो आपका अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब आता है कि चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिएगा एसआई मात्रक यहाँ क्या है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। जो कूलाम होता है वो आवेश का यानी चार्ज का क्या होता है, मात्रक होता है। लेकिन कौन सा, एसआई मात्रक होता है। ठीक, तो एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश का कूलाम मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या है पढ़ने के लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि एक कूलाम आवेश, जो एक कूलाम आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के इक्वल होता है। तो आपको बता दें कि नेचर में पाए जाने वाला जो सबसे कम से कम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला जो सबसे कम चार्ज होता है वो यही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होगा। अब ये पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश कितना होता होगा, तो एक कूलाम आवेश आपके 6 × 10⁻18 यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को आप एक जगह कलेक्ट कर लो, तब जा कर के जितना चार्ज बनता है वो एक कूलाम के इक्वल होता है। यानी 1 कूलाम आवेश इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यानी आप ये जान लें कि अगर इतने इलेक्ट्रॉनों को कहीं कलेक्ट कर लें और उस दौरान उसका टोटल आवेश पूछा जाए तो कितना होगा, 1 कूलाम के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी के साथ आगे फिर से देखा जाए तो हमको मिलेगा कि ये जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला क्या होता होगा, Q इज इक्वल टू E। आप कहीं कहीं इसको स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं, प्लस माइनस E के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका यही फार्मूला इस तरीके से भी मिलता है। यानी अगर वो प्रोटॉन की बात करेगा तो वहाँ पे प्लस का चार्ज लेना होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो वहाँ पे माइनस का चार्ज लेते हैं। ठीक है, यानी आवेश हमारे जो 2 नेचर वाले होते हैं, एक प्लस के दूसरे माइनस के, तो प्लस हमारा जो प्रोटॉन का होगा, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप इसको बिल्कुल याद रखें। इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी जस्ट ऊपर था, यहीं पर देख लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा ऋणात्मक आवेश का और ये हमारा प्लस का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव का होता है। ठीक है ना, यानी हमारे पास जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू +- E, ये चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए है। और
Q जो होता है हमारा टोटल चार्ज हो जाता है, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वो क्या होगा हमारा E होगा। ठीक, तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपका ये क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको नेक्स्ट पॉइंट मिलता है पढ़ने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा क्या होगा आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे हमने आवेश की बात किया, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात किया। तो आवेश क्या होता है जब कहीं मोशन करने लगता है, किसी एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं वो। अगर ये समझ लीजिए पाइप हो तो पाइप से क्या होता है पानी बहता है ना, जिस तरीके से पानी बहता है ठीक उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज क्या हो भागना शुरू कर दें, ठीक, तो उस दौरान उसका जो रेट होता है पर सेकंड कितना चार्ज भाग रहा होगा उस चीज़ को हम कहते हैं क्या है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिएगा आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू Q अपान T। देखिए आवेश है Q, समय है T और विद्युत धारा हमारा क्या होता है I होता है। इस तरीके से हमारा ये क्या होता है डेफिनेशन होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ये भी जान लीजिए आप। अगर इसके मात्रक की बात कर लें हम तो मात्रक क्या होगा, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देखिएगा एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे कैपिटल ए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि एक एम्पियर होता क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड होता है। देखिएगा क्यू का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है कूलाम होता है, और समय का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा आपका ये क्या चीज़ यूनिट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। अब यहाँ पे मिली एम्पियर को अगर एक्सप्लेन करना हो तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। यहाँ इज इक्वल टू है ये, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक, तो इन सब बातों को आप क्या करिएगा याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लमों में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ने को मिलता है, यहाँ मिलता है कि विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं विद्युत धारा से मेजर करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये क्या है इसका सिंबल है, इधर प्लस इधर क्या है माइनस। अगर हमको कहीं भी एमीटर को क्या करना होता है कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होता है तो उसको कैसे मेजर हम कर पाएंगे, तो उसको करने का तरीका ये है कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ एक वायर ले लिया, इस वायर से एक सेल को कनेक्ट कर दिया, चलिए हो गया सेल, और इसी में एक हमने बल्ब को भी कनेक्ट कर दिया जिससे कि पता चल सके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रही होगी। ये हमारा प्लस का टर्मिनल और ये माइनस का टर्मिनल। तो अगर हमको क्या करना है यहाँ पर एमीटर कनेक्ट करना है तो एमीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक, इसी वायर में ही एमीटर कनेक्ट कर देंगे जिससे कि पता चल सके कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये बातें समझ लीजिए कि जब भी आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे वायर से तो किस क्रम में कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करके उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है पॉइंट डिस्कस करने के लिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के क्या होती है विपरीत मानी जाती है। जब भी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वहाँ पे जिस दिशा में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है ठीक उसकी विपरीत दिशा में किसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की डायरेक्शन होती है। तो ये बात बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत किसकी दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा होती है, या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं विद्युत धारा के विपरीत दिशा में कौन होता है आपका यहाँ पर किस चीज़ का इलेक्ट्रॉन के गति करने की दिशा। ठीक है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
सर्वप्रथम जब इस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना गया, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट पास किया, बाद में रिसर्च हुआ तो ये जाना जा रहा है कि अब जिस दिशा में, जैसे प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ऐसे करके आपका ये इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा होगा, तो जस्ट इसके विपरीत डायरेक्शन में कौन मोशन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था उस दौरान इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, इसीलिए ये बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के मोशन के अपोजिट होती है, ठीक। क्योंकि धारा क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ मोशन में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो ठीक, इसी के साथ आगे के टॉपिक पे बात करें हम। आगे का टॉपिक क्या हमको पढ़ने को मिलेगा, देखिएगा, विभवांतर। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, ये जान लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इस पे भी क्या होता है, आए दिन क्वेश्चन आपके बनते ही रहते हैं। क्या है ये आपका विभवांतर, देखिएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या है ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका ये है, पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट बी से ए तक ले आने में, किसको ले आने में भाई, आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे क्यू कूलाम चार्ज है, आप इसको कैपिटल क्यू भी कह सकते हैं, ठीक। हम इसको स्मॉल क्यू कह रहे हैं तो इसको कैपिटल क्यू भी कह सकते हैं। कैपिटल क्यू कूलाम चार्ज है, लेकिन यहाँ इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है बहुत ही स्मॉलेस्ट है, एकदम कम से कम। यूँ कह दीजिए कि हम 1 कूलाम चार्ज को बी से ए तक लेके आ रहे हैं, बी से ए तक ले आने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर वो वर्क डन कितना हो, W हो, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या चीज़, विभवांतर कहलाता है, V कहलाता है, ठीक। तो V = W/Q होना चाहिए, यहाँ पे ये थीटा राइट कर दिया गया है, तो आप इसको बिल्कुल रिमेंबर करके रखिएगा। V = क्या होता है, W/Q। अब इसके हम यूनिट की बात कर लें, SI यूनिट की बात कर लें। विभवांतर का जो यूनिट होता है वो होता है क्या चीज़, वोल्ट। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल V होता है, ठीक। तो 1 वोल्ट हमारा जो होता है, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वहाँ का जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्या है, अगर B से हम A तक ले आने में किया गया कार्य हमको कितना करना हो, 1 जूल कार्य करना हो। हम B से A तक चार्ज को लाते हैं, 1 कूलाम आवेश को B से A तक लेके आ गए, तो वहाँ पे अगर 1 जूल कार्य हो गया तो समझ जाइएगा कि इन दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट के बराबर है। इसीलिए 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम या फिर जूलाम कूलाम इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सभी यूनिट्स को आपको क्या करना है, बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही कम काम का ये यूनिट है, क्योंकि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपके इसी पर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, ये जो वोल्ट या विभवांतर होता है किस डिवाइस से मेजर करते हैं, यानी उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमको जानना है कि वो कौन है जो ये मेजर करता है विभवांतर को, ठीक है। तो वो कौन है, आप ये जान लीजिए अच्छी तरीके से, वो है वोल्ट मीटर। है क्या चीज़ ये, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति इसका क्या है, युक्ति इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी आप इसको क्या करिएगा, एक बल्ब आपका हो गया ये, और ये हो गया आपका एक सेल हो गया, ठीक। यहाँ हमने स्विच लगा दिया और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, है ना। इतनी सारी व्यवस्था कर लेने के बाद अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में कनेक्ट करते हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा तो बल्ब क्या होगा, अब ये जलना शुरू कर देगा। बल्ब अगर जलता है तो यहाँ वोल्ट मीटर पर कितना रीडिंग आएगा ये पता चल जाएगा। जितना भी रीडिंग आएगा तो यहाँ पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है, कितने वोल्ट का है। देखिएगा इसका सिंबल प्लस माइनस के फॉर्म में बीच में V लिख दिया गया, इधर प्लस का और इधर माइनस का। करंट इधर से किधर चल रहा होगा, करंट का डायरेक्शन ये है, देख लीजिए ये करंट का डायरेक्शन है। करंट इस तरीके से पास कर रहा होगा यहाँ पर, फिर माइनस टर्मिनल की तरफ आ जाता है,
ठीक। इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अच्छे तरीके से इन सभी बातों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। अब अगर इतनी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, परिपथ में एक विभवांतर को बनाए रखती है। यहाँ ये हमने क्या कहा, ये क्या एक सेल है। सेल सब कोई जानता होगा कि सेल मार्केट से भी मिलता है, लैब में भी रखा रहता है। नेगेटिव पॉजिटिव उसमें टर्मिनल बने होते हैं, 6 वोल्ट की सेल या फिर 5 वोल्ट की सेल या 1.5 वोल्ट की सेल, इस तरीके से आती रहती है। तो ये सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक तो जो आप प्राइमरी सेल के नाम से जानते हो, जिसे आप चार्ज दोबारा नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी टाइप का जो सेल होता है उसको आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है। सीसा संचायक सेल आपका ऐसा सेल होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। लिथियम बैटरी आजकल मोबाइल में यूज होती है, वो सभी बैटरी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। आप ये जानते होगे ही, क्योंकि मोबाइल में यूज होने वाली बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उसको यूज में लाने के लिए दोबारा चार्ज कर लेंगे। यानी जितने भी रिचार्जेबल सेल होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल कहेंगे। तो इन सभी बातों को आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे। फिर आता है विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ बहता है। जिस तरीके से, एक बात बता दें आपको, पानी में बिल्कुल 2 बर्तन हो रखा इस तरीके से पानी से भरा हुआ, एक में पानी पूरा भरा हुआ है, एक में पानी नहीं भरा हुआ। इसको हम नीचे से ऐसे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये पानी धीरे 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 इस बर्तन में चला जाएगा। तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए, तब तक पानी इसमें क्या होगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट का विभवांतर क्या हो, अधिक हो, और एक ऑब्जेक्ट का विभवांतर कम हो, तो अधिक से कम की तरफ कौन बहता है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है। आप यहाँ जान लीजिए, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए हाई पोटेंशियल पर है तो लो पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित होता है। यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा बहता है। इसीलिए कहते हैं प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा बहता है। ठीक है। इन सभी बातों को आपको क्या करना है, रिमेंबर करके आगे बढ़ जाना है। देखिए आगे क्या है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों एवं प्रतीकों के बारे में हमको बात करनी है। कुछ सिंबल है यहाँ पर, उन सिंबलों को ध्यान से समझ लेना है। ये क्या है, देखिएगा, विद्युत सेल का सिंबल एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी सी लाइन होती है। जो छोटी वाली लाइन होती है थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्लस टर्मिनल हमेशा आप बड़ी लाइन में दिखाओगे, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा छोटी लाइन में दिखाओगे। ठीक। फिर आता है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। देखिएगा, इसी को जब एक से अधिक बार सेट कर देते तो ये बन जाता है क्या चीज़, बैटरी बन जाता है। फिर आपके सामने आता है क्या चीज़, कुंजी, प्लग या फिर स्विच। स्विच में देखिएगा 2 कोष्टक बना के प्लस माइनस के बीच में, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट नहीं लगाया गया, तो ये क्या है, ऑफ है, ये खुली अवस्था में है। जस्ट इसी के नीचे एक पॉइंट है आपका कौन, डाट बना हुआ है, जिसे हम क्या कहेंगे, ये बंद है, यानी ऑन है, स्विच अब ऑन हो गया। ये तारों की संधि को रिप्रेजेंट किया, मतलब यहाँ पे ये तार, 3 तार आपस में आकर के, चालक तार आपस में आकर के जुड़े हुए हैं। ये बिना संधि के तारों को दिखाया गया, मतलब ये वायर इस वायर के कांटेक्ट में नहीं है, ऊपर से चला गया है ये। फिर आता है विद्युत बल्ब। बल्ब का सिंबल देख लीजिए, इस तरीके से बल्ब का सिंबल होता है। और लास्ट में क्या है आपका, प्रतिरोधक, जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब समझ लीजिए, जिस तरीके से मेन रोड पे चलते हैं और सामने ब्रेकर आता है तो हम बाइक को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब वायर में चलते हैं तो इन्हीं ब्रेकर, ये इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या, ये ब्रेकर है, इसी ब्रेकर के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, कम हो जाता है उस वायर में। ठीक। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 में, प्रत्यावर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक क्या होता है। देखिएगा, इस तरीके से एरो, अगर हम इस ब्रेकर पे एक एरो लगा दें या इस तरीके की व्यवस्था कर दें तो ये समझ लीजिएगा कि धारा को कंट्रोल करने वाली डिवाइस है ये। 10 एम्पियर को 5 एम्पियर में कंट्रोल करना है तो हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करके उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, कम कर लेंगे। फिर आता है एमीटर का सिंबल, देख सकते हैं, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। और आता है वोल्ट मीटर, इसको भी हमने क्या कर लिया, कन्फर्म कर लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात होगी, किस चीज़ की, ओम के नियम की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
टॉपिक है। इस टॉपिक को तो आपको हर हालत में तैयार कर लेना चाहिए। क्या है ये? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक, यहाँ तो ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, पर इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। यहाँ जो कहा है क्या चीज़? कोई एक वायर है, ठीक, ले लीजिए वायर हो गया। ये ए बी क्या है? आपका वायर है, तार है। इसको हमको किससे कनेक्ट करना है? एक बैटरी अथवा सेल से हमने कनेक्ट कर लिया। चलिए, इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। अब आपको एक बात बता दें, कोई भी वायर बिना रेजिस्टेंस का नहीं होता है, इसमें रेजिस्टेंस है कुछ, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया? एक वोल्ट मीटर ले लिया, इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ले लीजिए वोल्ट मीटर हो गया। और इस वायर में हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर लिया? एक एमीटर कनेक्ट कर लिया। ये वोल्ट मीटर आपका हो गया और ये एमीटर हो गया। अब इसको जो ही हम ऑन करेंगे स्विच के थ्रू, देखिएगा इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वोल्ट मीटर पे क्या होगा? हमको यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट को बताएगा। ये इस ए बी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर बताएगा, और कितना वोल्ट मीटर यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कौन बताएगा? वी बताएगा। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा गया, यदि किसी चालक तार के ताप दाब आयतन यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो ये जो V होता है यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या? अगर I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब V भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी V अधिक होगा तो I अधिक होगा, V कम होगा तो I भी क्या होगा? कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। मतलब बैटरी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप ज़्यादा करके रखेंगे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर कम रखेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जब यही V इज इक्वल टू लिखते हैं, यानी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो ही समानुपाती का सिंबल हटता है, कोई कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट कौन है? R है, और फिर इंटू आई आपका तो ये रहेगा। तो किताबों में कहीं कहीं आपका कैपिटल आई लिखा मिलेगा तो कहीं कहीं स्मॉल आई मिलेगा, तो हम स्मॉल आई को यूज करके बता रहे हैं, इसमें तो ये कैपिटल आई यूज करके बताया गया है, ठीक है ना। तो आगे बता दें हम, यानी हमारे पास ये जो फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू आई आर या फिर V इक्वल टू आर आई, ये ओम के नियम का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जिसको आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल लर्न कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए ओम का नियम है क्या। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उस तार में या उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो एक नियतांक आता है R, जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, कैपिटल R से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक, ये सारी बातें अगर क्लियर हो जाती हैं तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है हमारे पास? अगर हम V और I के बीच में क्या करते हैं? ग्राफ खींचे, है ना। ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा? विभवांतर हो गया और धारा हो गया, इनके बीच खींचे जाने वाली जो ग्राफ होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। ये आपको क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए, लर्न रखना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रतिरोध आया, रेजिस्टेंस आया, उसका मात्रक क्या होता है, यानी उसका यूनिट क्या होता है? तो उसका यूनिट क्या है? ओम होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है? ओम है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये कैसे आ जाता है भाई? आप ये जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और जब R इज इक्वल टू लिखिएगा तो V अपान क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिएगा यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है, वोल्ट पर एम्पियर, यानी 1 ओम जो होता होगा वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें कि 1 ओम की परिभाषा बता दीजिए आप, तो क्या होगा? अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उस चालक का वो 1 ओम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, आगे के पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें वही चीज़ बताया गया कि जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो उसमें 1 ओम कहलाता है, यानी उसका प्रतिरोध जो होता होगा वो कितना होता होगा? 1 ओम होता होगा। चलिए आगे देखें। आगे क्या है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या है भाई? धारा नियंत्रक मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने वाला। इलेक्ट्रिक करंट को कौन कंट्रोल करता है? वो कौन है? धारा नियंत्रक है। तो इसको हम अभी जस्ट इससे पहले एक डायग्राम में बता रहे थे, इस तरीके से होता है। रेजिस्टेंस आपका ब्रेकर, और इस पर क्या करते हैं? एक एरो लगा देते हैं।
तो ये कहलाता है हमारा क्या चीज, धारा नियंत्रक। यानी प्रतिरोध में प्रतिरोध को परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी अब 1 ओम के लिए धारा अधिक होगा, 2 ओम के लिए धारा कम होगा थोड़ा सा, 3 ओम के लिए और कम होगा। आप ये समझ लीजिए जितना अधिक प्रतिरोध होगा, यहाँ आप ये जान लीजिए V इज इक्वल टू क्या, I इंटू R होता है ना। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें क्या चीज़ लिखेंगे कि अगर R और I के बीच में रिलेशन जानना चाहें तो I इज इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, V अपान R लिखेंगे, है ना। यही चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो I की वैल्यू कम हो जाएगा तुरंत, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है तो, क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे अगर I इज इक्वल टू तो V अपान R तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, नियत हो, ना बदला जाए, तो अगर आप रेजिस्टेंस के मान को बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, 1 ओम के लिए धारा अधिक होगा, 2 ओम के लिए धारा कम होगा, 3 ओम के लिए धारा और कम होगा, 4 ओम के लिए धारा और कम होगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान वहाँ क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं क्या चीज, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो उसे इलेक्ट्रिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता होगा उस रेजिस्टेंस को कौन कौन है जो डिस्टर्ब करता होगा, कौन कौन है जो प्रभावित करता है। पहला चीज़ तो चालक की लंबाई, ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो चालक के लंबाई के, ये तो मिस्टेक, सॉरी ये क्या होगा, आई नहीं है, ये क्या है, यल है आपका। तो चालक की लंबाई यहाँ पे हमने ले लिया, वायर है कितने लेंथ का, यल लेंथ का है, इसको हमने क्या कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा यल लंबाई का कोई वायर। इस वायर का, अच्छा वायर को अगर हम इतना मोटा सा लेकर के समझें, ये इसका क्या होगा तब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो चालक के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई जितना अधिक होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, लंबाई जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक, तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। पहली पॉइंट यही कि वायर का अगर लेंथ अधिक होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये जो R होता है वो R 1/a के समानुपाती या फिर a के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रखेंगे, a को अधिक रखेंगे, तो इसका मतलब तार क्या होगा, मोटा होगा। तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मोटे मोटे वायर का इस्तेमाल किया जाता है घरों में, वायरिंग में। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम रहेगा, और अगर ये कम रहेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो बेनिफिट किस में है, ताकि धारा अच्छे से प्रवाहित हो सके। तार मोटा हो तब उसमें बेनिफिट है, नहीं तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी है वो वायर में ही कितना लॉस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट के माध्यम से। ठीक, तो इसी के साथ आगे के पॉइंट पे हम बढ़ते हैं आगे। तापमान के समानुपाती होता, मतलब कहने का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। अगर ताप अधिक होगा वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अगर ताप कम रहेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। और नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो पदार्थ का बना हुआ है, कौन बना हुआ पदार्थ का, जैसे कि वायर आप जानते हो लोहे का तार हो सकता है, ठीक, तांबे का तार हो सकता है, एल्युमिनियम का तार हो सकता है, ऐसे अलग अलग मेटल के क्या होते हैं, वायर होते हैं, आप सब जानते होंगे। ये सभी वायर की अगर बात करें तो किसमें सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो कौन होता है आप जानते होंगे, Ag से, यानी सिल्वर में, चांदी के तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है सबसे बेस्ट तरीके से प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। किसे, सिल्वर को, यानी चांदी को। ठीक, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता देखिएगा, ये जो होता है Ag का बहुत ही कम होता है, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, बेहद कम होता है।
सिल्वर का सभी धातुओं में विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए इसकी चालकता जो होती है, कंडक्टेंस जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है सभी धातुओं में। और यही वजह है कि अभी हमने ऊपर बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका यहाँ क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पे कैसे निर्भर किया, हमने ये कहा कि जी के लिए विद्युत धारा सबसे आसानी से, और आयरन के लिए जो होता है, लोहे के लिए, Fe के लिए, इसके कंपेरिजन अच्छा शौचालय किए नहीं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं करता है, क्योंकि इसके रो का मान इसके तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ये ज़्यादा होता है। इसका रो किसका, आयरन का विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसके, सिल्वर के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती होगी, ज़्यादा होती होगी। मतलब कहने का हमारे कि ये जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। वैसे चांदी तो बहुत महंगा है, उसको तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वायर बनाने में, लेकिन फिर भी हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम दो और मेटल बचते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, वायर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब आता है क्या चीज़, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, घन का नाम ले लिया गया, तो घन आप हम बना लें, ये क्या है, एक क्यूब बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी रॉन्ग तो हो जा रही है, बट कोई बात नहीं, आप ये समझ सकते हैं। ये हो गया क्यूब। इस क्यूब का क्या है, यहाँ पे कुछ एरिया होगा एक फलक का। समझ लीजिए वायर जो होता है वो वायर बेलनाकार न होकर के कैसा हो, एक क्यूब के फॉर्म में हो। तो एक फलक का एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, तो ये जो रेजिस्टेंस का फार्मूला अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, जो होता है आर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यल के। ठीक, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हमारे पास जो होता है वो आर होता है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/a के। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाता है। और फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला होता है जो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता के बीच में संबंध को बताता है। ये डिपेंड करता है मेटल के ऊपर या फिर तार के ऊपर। जिस चीज़ का वो तार बना हुआ है, चालक तार, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ का होता है। और आर क्या होता है, उसके लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर क्या है, जो उसके मोटाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होगा वो यहाँ RA हो जाता है, या AR बाई क्या चीज़, यल हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्या करें, 1 मीटर भुजा वाला यहाँ पे जो वायर ले लें, वो कितना, 1 मीटर भुजा वाला ले लें। ये इसकी जो लेंथ हो वो घनाकार है, तो इसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर वाला ये हो जाए। ठीक, अगर ये 1 मीटर का होगा तो इसके विपरीत फलकों से गुजरने वाला जो प्रतिरोध होता होगा, यहाँ देखिएगा फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या चीज़, प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध को अगर आपको इससे न दे करके एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए, क्या है, एक वायर है आपके पास। ठीक, ये थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि हम इसी पे समझाते हैं। ये पेज पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन आ गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा, ये हो गया यहाँ का क्या चीज़, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और इस वायर का लेंथ कितना हो जाए, वो भी 1 मीटर हो जाए। ठीक, चलिए 1 मीटर हो गया। अगर ये 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो यहाँ आप रखेंगे A और L की जगह पर, तो रो इज इक्वल टू आप क्या लिख पाएंगे, R लिख पाएंगे। यहीं से परिभाषा बन जाता है। वो परिभाषा क्या है, परिभाषा यह, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, ठीक, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार की जो प्रतिरोध होती है वही प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होती है। आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल याद कर लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे। क्या है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो लंबाई होती है, उसकी जो प्रतिरोध होती है, वो प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे आप आगे देखेंगे कि एसआई मात्रक इसका क्या होता है। एसआई मात्रक के लिए हमारा यही फार्मूला ही बताया गया। एसआई मात्रक देखिएगा कैसे, ए का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और बाई में यल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, ओम मीटर हो जाएगा। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब इसको क्या करोगे, बिल्कुल लर्न करके तैयार कर लोगे, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ क्या होती है, बदलती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको क्लास 10th में नहीं बताया जाता, ये क्लास 11th 12th की बातें होती हैं तो यहीं पे ये डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो क्या पढ़ना आपको, जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके तापमान पे डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता मतलब हमने बताया भी ये क्या है, रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपको ये क्या करना है, याद करना है। यानी ये जो रो है वो तापमान के समानुपाती होगा, यानी टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगा। तापमान अगर अधिक रहेगा तो रो का मान क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये आपको रिमेंबर करके रखना। लेकिन ये कह दे कोई ये जो रो होता है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये नहीं ऐसा करता। ये जो रो होता है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी गलत बात, ये भी नहीं होता। लेकिन आर जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, आर जो होता है वो ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। धातु और मिश्र धातु क्या होता है भाई, मेटल तो समझ में आता है, लेकिन मिश्र धातु क्या होता है, जब 1 या 2 मेटल या 3 मेटल, एक से अधिक मेटल धातुओं को क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वहाँ पे मिक्स धातु बनता है। उस दौरान उसका जो प्रतिरोधकता परिसर होता है, जो रेंज बनता है, वो कहाँ से लेकर के 10⁻8 से लेकर के, ये माइनस नहीं है डैश है, 10⁻8 ओम मीटर से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर तक का ही ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को साबित किया गया है कि यहाँ पर धातु और अधातु को मिक्स कर लेने के बाद धातु और मिक्स धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोधकता निकाला जाता है वो 10⁻8 से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर के बीच में मिलता है। मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता या उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत कम होती है। देख लीजिएगा यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि जो मिक्स धातु होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है उनकी अवयवी धातुओं से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब अगर आप तांबे का विशिष्ट प्रतिरोधकता जान लिए रो1 हो, ठीक, और आप तांबे प्लस जिंक के साथ मिक्स करके कोई मेटल बनाए हो, उसकी जो प्रतिरोधकता हो रो2, तो आप ये याद रखिएगा ये जो रो2 की वैल्यू होती है वो रो1 से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, फिर आता आगे, मिक्स धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। आप ये जानते होंगे कि जो हीटर होता है वह विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का क्या हो गया, यहाँ आप उसको इस्तेमाल करते हो किस रूप में इस्तेमाल करते हो, उसको जब परिपथ में जोड़ देते हो तो उससे क्या होती है, गर्मी निकलती है कि नहीं निकलती है, बिल्कुल अच्छी खासी गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे हम क्या करते हैं, भोजन पकाने का काम करते हैं, हाथ सेकते हैं, ठंडक के मौसम में होता है ना ऐसा। तो जितनी भी मिक्स धातुएं होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में, तापायन के रूप में, यानी वहाँ पे गर्मी उत्पन्न कराने में उसका उपयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। अभी हमने बताया कि जो तांबा और एल्युमिनियम होता है वो एक पहली बात तो हल्का होता है और उसकी जो प्रतिरोधकता वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इन्हीं दोनों लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से एक बार
प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन या प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बात करनी है किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का। देखिएगा यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, ठीक, R1 R2 R3, 3 ब्रेकर लगाए गए हैं। यहाँ देखिएगा एक बैटरी है, ये जो प्लस माइनस कई सारा लगा, ये क्या बैटरी हो गया। ये आपका स्विच है जिसे हम कुंजी के भी नाम से जानते हैं। ये देखिएगा वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया गया जिससे इन रजिस्टेंसों पर क्या पता चल सके कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ ये देखिएगा कितना एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसको भी मेजर करने के लिए यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया गया है। तो इस व्यवस्था को अगर आपको प्रूफ करना हो तो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ओम का नियम। इन सभी रजिस्टेंसों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, RS हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं V = I × RS, ठीक। अगर इसमें करंट कितना I फ्लो हो रहा है तो V = I × RS लिख देंगे। और एक बात बता दें, V1 जब आप लिखिएगा, यहाँ देखिएगा वायर से करंट I चल रहा था तो यहाँ पे I करंट ही जाएगा, इसमें करंट नहीं आता, ठीक। आता भी है तो बहुत माइल्यूट आता है, उसको यहाँ मेजर नहीं करना हमको। हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जो वायर होता है उस वायर में टोटल करंट जितना चला है वो सभी रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ तक आएगा। तो V1 यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होता है। R1 रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V1, तो यहाँ लिखेंगे I × R1 लिख देंगे। फिर ऐसे ही V2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I × R2 लिखेंगे। और V3 लिखेंगे तो I × R3 हो जाता है। सभी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऐड करेंगे रेजिस्टेंसों के लिए तो कितने के इक्वल, V के इक्वल लिख देंगे। यानी V = V1 + V2 + और V3 हो जाता है। V की जगह पर I × हम क्या लिखेंगे, RS लिख देंगे। और यहाँ I × क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे, I × R2 लिख देंगे, देखिएगा। और प्लस यहाँ क्या मिलने वाला है, I × R3 मिलेगा। देखिएगा सब में I कॉमन करके कैंसिल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा RS = R1 + R2 + और R3। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं। यानी श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित या यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर प्रभावित रेजिस्टेंस की बात कर लें तो RS = R1 + R2 + क्या होता है, R3 होता है। तो ये क्या करना आपको बिल्कुल तैयार करना है, किस तरीके से ये हम वेरीफाई करते हैं। बहुत ही कमाल का फार्मूला होता है, इनको हमको क्या करना चाहिए, तैयार रखना चाहिए बिल्कुल हमेशा, क्योंकि ये क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। हमने कहा वायर में देखिएगा I करंट जा रहा तो सब में I करंट ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बता दें कितनी करंट गया हुआ है, I करंट गया हुआ है, सब में I करंट गया। कुल विभवांतर विष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतरों के योग होता है। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सभी रेजिस्टेंसों के लिए विभवांतरों के योग के बराबर कौन होता है, ये टोटल V। यहाँ पे कितना V है, वो टोटल V इनके अलग अलग V के क्या होता है, इक्वल होता है। आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को वेरीफाई किया गया। हमने अभी जस्ट बताया V = V1 + V2 + V3 लिखिएगा। V1 = I R1 होता है, V2 = I R2, V3 = I R3। ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रख करके ऐड कर देंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। कर देने के बाद से R = मिल जाएगा हमको R1 + R2 + R3। ये देखिएगा कुछ यहाँ पे मिस लग रहा है, पर हमने ऊपर ये बात को समझा दिया, आप इसको क्या करोगे, तैयार रखोगे वहाँ से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़ी अच्छा एक बात। और प्रतिरोधों को अगर आप क्या करते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो ज़्यादा मात्रा में आता है। मतलब कहने का, अगर आप बल्ब को एक साथ कई सारा बल्ब जलाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में रख के तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि वो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा लाइट नहीं देगा, कम लाइट देगा। और अगर उसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख करके जला रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देगा। तो जितने झालर बत्तियां होती हैं दिवाली के समय में हम लोग सजाते हैं, वो सभी के सभी कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के होते हैं। और घर में जो वायरिंग की जाती है ना, वो वायरिंग इस बात को ध्यान में रख के की जाती है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। अब वो कम से कम कैसे होगा, जब उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके रखते हैं तभी ऐसा हो पाता है।
अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए, पार्श्वक्रम में संयोजन या फिर प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम मतलब देखिएगा रजिस्टेंस का एक सिरा, दूसरे रजिस्टेंस का एक सिरा, तीसरे रजिस्टेंस का एक सिरा, यानी पहला सिरा सब एक साथ आके जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा सब एक साथ जाकर के जुड़ा हुआ है। तो ये प्रतिरोधों का कौन सा क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब ए पॉइंट से एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया गया। दूसरा काम हमने क्या किया, ए से ही यहाँ पर एक बैटरी और एक स्विच और एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया ताकि इसमें बहने वाली धारा को भी हम मेजर कर सकें, और वोल्टमीटर इसलिए कनेक्ट कर दिया ताकि इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल सके कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिएगा पॉइंट ए जो होता है वो संधि का काम करता है, यानी जोड़ का काम करता है। संधि क्या होता है भाई, जहाँ पे तीन या तीन से अधिक वायर एक साथ अगर कनेक्ट रहते तो वो होता है क्या चीज, संधि। और संधि के बाद हमेशा इलेक्ट्रिक करंट बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। पहले वाले वायर में I1 करंट चला, ठीक, दूसरे वाले वायर में I2 करंट चला और तीसरे वाले वायर में I3 करंट चला होगा। यहाँ पे हम इसी के आधार पे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा I1, I2, I3, पहले वायर में कितना रेजिस्टेंस है R1 है, और उसी में कितना करंट चला हुआ I1, दूसरे वायर में कितना करंट हुआ I2, और तीसरे वायर में कितना करंट चला होगा I3। इन सभी करंट को अगर हम V इक्वल टू IR जानते हैं तो यहाँ से I इक्वल टू लिखेंगे तो V अपन क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। अब आपको एक बात और याद दिला दे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं बदलता है, वहाँ पर विभवांतर बदल जाता है अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। तभी हम बदलने की वजह से ही V1, V2, V3 निकाले थे और I एक अकेला ही था। लेकिन यहाँ देखिएगा V सेम रहेगा सबके लिए, इस रेजिस्टेंस के, इस रेजिस्टेंस के लिए V क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ देखिए 1 लिखा गया है, 1 नहीं है, ये क्या है 3 है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक, तो क्या होता है आपका समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम, या फिर इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तीनों रेजिस्टेंसों का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, देखिएगा इसीलिए सब जगह V करके लिख दिया गया। I की वैल्यू यहाँ से I एम्पियर चला था, ठीक है, लेकिन यहाँ जो ही पहुँचा है क्या हो गया, बदल गया। तो I1 इज इक्वल टू अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, V/R1 लिखिएगा। फिर I2 इज इक्वल टू लिखिएगा तो V/R2 लिखिएगा, और I3 इज इक्वल टू लिखिएगा तो यहाँ V/ क्या मिलेगा, R3 मिलेगा। तो ये सभी आपके क्या है, करंट के वैल्यूज हो गए, जिनको आप यहाँ क्या कर दोगे, रख दोगे। रख देने के बाद देखिएगा ये फार्मूला आता है, V कॉमन करके आप कैंसिल कर दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की फार्मूले तक आप पहुँच जाओगे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो तो वो क्या होगा। ठीक, यानी हमको वो फार्मूला मिल जाएगा जिस फार्मूले को हम ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। यानी वो फार्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एक बात और बता दिया हमने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, हमेशा बहुत ही अधिक होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी रेजिस्टेंस को अगर कम से कम बनाना होगा तो आप रेजिस्टेंस को किस क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, और अगर अधिक बनाना होगा तो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के बात के टॉपिक्स में। यहाँ क्या है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना पार्श्व क्रम से किया जा रहा है कि क्या बेनिफिट किससे है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ पूरा टूट जाता है। हमने कहा ना, झालर बत्ती जो आप जानते हो वो इस तरीके से होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ अगर ये खराब हो गया बल्ब, तुरंत इस पूरा का पूरा ब्रेक क्या हो जाएगा सर्किट, तो ये पूरा का पूरा बेकार हो गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, ठीक है, तीसरा बल्ब ये हो गया, इनको आप क्या कर दो, एक सेल से कनेक्ट कर दो, तो ये अगर आप जलाते हो इसको, अगर ये ख़राब भी हो गया तो ये दोनों जलता ही रहेगा।
परपेट ऊर्जा लेकिन अवयव काम नहीं करता, लेकिन अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी ही रहती है। पार्श्व संयोजन में परिपथ कम होता है, हमने ये कहा सॉरी, प्रतिरोध कम होता है पार्श्व क्रम में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होता है, और श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही अधिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अलग अलग अवयवों मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है या बल्ब की बात हो रही है, उसमें अलग अलग धारा की जरूरत होती है। किसमें, समांतर क्रम में। यहाँ पे अलग धारा होगी, यहाँ पे अलग धारा होगी और यहाँ पर अलग धारा होगी। अगर यहाँ पे एक बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो ये दोनों बल्ब क्या होता है, जलता ही रहता है। यही वजह है कि ये श्रेणी क्रम से क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है। ठीक, यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। यहाँ पे एक जैसी धारा रहेगी और एक बार ये जल गया तो जलता ही रहेगा, कभी ये फ्यूज हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। और पार्श्व क्रम में क्या होता है, बेनिफिट क्या है, अलग अलग वायर में अलग अलग धारा होगी, अगर कोई एक फ्यूज भी हो जाता है तो दो आपका काम करता ही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये पढ़ना हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है हमारा, किस प्रकार विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है। आप घरों में देखोगे ठंडा का मौसम अगर है तो उस ठंडक के मौसम में हम क्या करते हैं, हीटर जलाते हैं। ठीक है, हीटर के साथ साथ और भी बहुत सारे बिजली के यंत्र आते हैं जिनको आप रूम वार्मर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घर में रखे रहेंगे, रूम में रखे रहेंगे और हाथ को सेकते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आखिर वो डिवाइस कैसे काम करती है, उस पर कौन सा फार्मूला काम करता है जिससे ये पता चल जाए। सिंपल सी बात जान लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घरों तक आती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो जो डिवाइस है हीटर, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, हीटिंग एनर्जी या हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, बेनिफिट नहीं है हमको उस ठंडक के मौसम में बचाने के लिए, बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट है उससे। हम उसका इस्तेमाल करते हैं, भोजन पकाने के भी रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा देने के रूप में क्षयित करती है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम नहीं समझते। हम एक वायर को लेते हैं, ठीक है, ये हो गया रजिस्टेंस वायर, तांबे का तार है। इस तांबे के तार को हमने क्या कर दिया, एक सेल ले लिया, स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, है ना। जो ही स्विच को हम कनेक्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे वायर क्या होने लगता है, हीट होने लगेगा, गर्मी पूरा अच्छी खासी ये गर्म होके लाल हो सकता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ रजिस्टेंस में क्या हुआ होगा, आप ये जानते हो करंट इस दिशा में चलेगा, इस डायरेक्शन में करंट इधर चल रहा होगा, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है। ये आप ये जानते हो जब इलेक्ट्रॉन भागता होगा या फिर चलता होगा या फिर मोशन करता होगा तो उसके पास एनर्जी होती होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कहाँ से मिल रही है, उसके सेल के अंदर छिपे केमिकल एनर्जी से मिल जाती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के भागना शुरू करते हैं जो ही सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट हुआ तो इनके पास केवल एक जगह बचता है, कहाँ पहुँचना, इस प्लस पर जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की कमी और इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है। यही वजह कि जब रास्ता बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देता है। तो माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके भाग के आते हैं किधर, इस रजिस्टेंस से होते हुए यहाँ प्लस टर्मिनल पर। अब आप ये जान लो कि सेल के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कौन से एनर्जी के फॉर्म में बदल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में। अब ये जो गतिज ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा ले करके जब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे तो ये ब्रेकर है, इस ब्रेकर पे वो थोड़े से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है तो इनको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देगा। निचोड़ने का मतलब क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी यहीं पर खर्च करने लगता है। और इन काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा जब, तो एनर्जी आप जानते हो एक रूप से दूसरे रूप में बस केवल कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी आपके हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये आपका पूरा प्रिंसिपल हो गया किस तरीके से एक वायर से हीट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हीट का जो फार्मूला होता है वो आप ये जान लें, P इंटू टी होता है, यानी पावर इंटू टाइम, शक्ति इंटू क्या होता है, समय होता है।
और P इज इक्वल टू फार्मूला होता है V इंटू आई, तो यहाँ पे P की जगह VIT रख देंगे और V इज इक्वल टू IR अगर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। ये सब के सब फार्मूले किस चीज़ के हैं, हीट के ही फार्मूले हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं कौन सा पॉइंट आता है। इसके बाद इसमें इसके यूनिट की बात की जाएगी। एक फार्मूला और है यहाँ पे, उत्पन्न ऊर्जा या उष्मा की बात कर लें तो वो क्या होगा, I स्क्वायर RT होगा। देख सकते हैं यहाँ पे वो फार्मूला है I स्क्वायर RT, और जूल का विद्युत धारा का ये क्या होता है, तापन का नियम कहलाता है। ठीक है, इस नियम में चीज़ों को समझने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, चलिए देखते हैं वो सारी बातें क्या क्या हैं। ठीक, तो वो सारी बातें कौन कौन सी हैं आपको समझना चाहिए और चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं जो हम अभी आपको तैयार करवा रहे हैं। ठीक, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी कुछ वीडियो इस तरीके से पूरे चैप्टर को कवर कराने के लिए बनाते रहें। चलिए, क्या है, कौन सा नियम हमको पढ़ना है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। ये है, जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से, और उन्होंने ही इसको बनाया है, तो अपने नाम से संबंधित इन्होंने इसको क्या कर दिया, नाम लिख दिया, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। ठीक है, आपको बता दें, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का एनर्जी होता है, उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक, जूल, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, वो भी क्या होता है, उसका यूनिट जूल होता है। किसी प्रकार की ऊर्जा हो तो उसको भी हम कहेंगे क्या चीज़, जूल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उष्मा रिलीज हो रहा है, उष्मा भी एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा ही होता है, इसलिए उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, I स्क्वायर RT से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न, यहाँ पे देखिएगा तपन लिखा हुआ है, लेकिन उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, देखिएगा इसी रिजल्ट से लिखा जा रहा है। जो हीट है वो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। मतलब धारा अगर अधिक होगी तो हीट भी क्या होगी, अधिक होगी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। धारा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, हीट होता है। प्रतिरोध के समानुपाती, देखिए H R के क्या होता है, ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो हीट भी क्या होगा, अधिक होगा। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होता है, यानी ये जो हीट होता है, जितना टाइम उसमें धारा प्रवाहित होगा, जितना ज़्यादा समय लगेगा उसमें उतना ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो ये सभी बातों को आपको क्या करना है, तैयार करना है। अब इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन से यंत्र हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे इस पॉइंट पर, तापन प्रभाव जैसे हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। वांछनीय होने का मतलब इसका आप उपयोग करते हो, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल ये सब जब हीट होता है तो इस अवांछनीय, इसको आप नेगलेक्ट करते हो, ये आपके काम की नहीं होती है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। कंप्यूटर हीट होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, खराब हो सकता है कंप्यूटर। मोबाइल हीट होगा तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो भी क्या होगा, अवांछनीय के रूप में आता है। तो वो ना गर्म हो तो ही बढ़िया है, उसका कोई और उद्देश्य होता है। लेकिन हीटर का क्या उद्देश्य है, उसको गर्म करने के लिए सिस्टम को बनाया ही गया है। इलेक्ट्रिक प्रेस का क्या काम होता है, अगर वो गर्म नहीं होगा तो आप क्लॉथ को यानी कपड़े को कभी प्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ें उसके लिए होता है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये वांछनीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है नेक्स्ट पॉइंट। फिर आता है यहाँ पर पढ़ने के लिए, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो इस बल्ब में क्या होता है भाई, इस तरीके से कुछ फिलामेंट होता है, तार होता है, ये आपका बल्ब हो गया। इस बल्ब को जब आप जलाते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होता है, और प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उष्मा के रूप में बर्बाद होती है, और जबकि प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। कुछ भाग ही प्रकाश में मिलता है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं है। एलईडी में
ऐसा नहीं है, एलईडी में उल्टा है, ये हीट बहुत कम होता है लेकिन प्रकाश बहुत ही ज़्यादा देता है, जस्ट इसी का अपोजिट है। तो एलईडी लाइटिंग इमिटिंग डायोड होता है हमारा क्या चीज़, आपका ये एलईडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। देखिएगा ये जो हिस्सा होता है विद्युत बल्ब का वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक प्रकार का क्या है, मिक्स धातु, आपका ये डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, सभी ये जानते होंगे। टंगस्टन आपका क्या है, मिक्स धातु होता है, सॉरी मिक्स धातु नहीं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। टंगस्टन पूरा एक प्योर है, ठीक है, इसमें मिक्स नहीं होता। ये आपका डब्ल्यू पीरियोडिक टेबल में अगर जाएंगे तो डब्ल्यू से डिनोट कर किया जाता है टंगस्टन को, तो आप इसको याद रखिएगा। यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, मतलब अगर इतना तापमान इसको दे दिया जाए तभी इसको कुछ होने वाला नहीं है। इतना तापमान कोई बर्दाश्त कर पाएगा, केवल डब्ल्यू बर्दाश्त कर पाएगा, इसको बहुत गर्मी पसंद है, तो इतनी गर्मी को झेल लेता है ये, इसको कुछ नहीं होता। इसलिए ये यहाँ पर रख देने से और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से यहाँ पर लाइट के साथ साथ हीट भी जनरेट होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो सके। अगर इन दोनों गैसों को ना भरा जाए कोई और, जैसे ऑक्सीजन भरते हैं तो ये हीट होगा तो इसके लेयर से या फिर इस टंगस्टन मेटल से रिएक्शन कर लेगा जिससे कि ये क्या हो सकता है, खराब हो जाता है, इसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, फ्यूज हो जाएगा, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि हम बल्ब को ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करना चाहेंगे मार्केट से खरीद के लाने के बाद से। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है या फिर आर्गन गैस भर दिया जाता है। यहाँ पर भी विद्युत शक्ति निकालने की अगर बात करें, विद्युत शक्ति क्या होती है, आगे का पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होगी, यहाँ देखिएगा ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर, मतलब यहाँ उपभुक्त का मतलब क्या होता है, ऊर्जा को उपयोग या इस्तेमाल होने की जो दर होती है, या फिर कह दीजिए आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आप कनेक्ट कर लेते हो, बल्ब कनेक्ट कर लिए, ठीक है, या फिर प्रेस कनेक्ट कर लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप कनेक्ट करते हो, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप कनेक्ट करते हो और इन सबको करने के बाद से लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या होता होगा, हीट होता होगा कि नहीं होता होगा, हीट होता है। चाहे वो कोई भी अप्लायंस हो इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है, हीट होने से, सॉरी इस्तेमाल करने से हीट होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है, व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। तो उस बिजली के ऑपरेटर्स के द्वारा प्रति सेकंड जितना एनर्जी या ऊर्जा क्या होता है, व्यय होता है, वो कहलाता है क्या चीज़, विद्युत शक्ति कहलाता है। तो विद्युत शक्ति को अगर आप डिफाइन करें तो P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। T समय यानी एकांक समय में जितना भी आप वर्क करवाते हो उस इलेक्ट्रिक एप्लियंस से, वो कहलाता है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पावर या P कहलाता है। P इज इक्वल टू W/T, और इसी को W को आप VQ से चेंज कर सकते हो क्योंकि V इज इक्वल टू शुरुआत में बताया था हमने विभवांतर के केस में ये होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, VQ अपान क्या चीज़, T हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू लिखिएगा, एक फार्मूला और आपको बताया होंगे, I इज इक्वल टू Q अपान क्या होता है, T होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको नहीं, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, Q अपान T की जगह पे क्या लिख देंगे, I। तो ये P इज इक्वल टू V इंटू I हो जाता है। ठीक, ये हो गया आपका क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पावर के लिए फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर आपका क्या, P इज इक्वल टू V इंटू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, I होता है। अब P इज इक्वल टू I स्क्वायर, R कैसे बन गया, तो V इज इक्वल टू आप जानते होंगे क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे रख दो आप बस, P I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। अब देखो V स्क्वायर अपान R कैसे हो गया भाई, तो I इज इक्वल टू यहाँ से लिखोगे तो V अपान क्या होता है, R होता है। तो इस I की जगह रख दो ना V अपान R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान क्या हो गया, R इंटू R। इस R से R ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या चाहिए, एक मिनट, यहाँ R स्क्वायर होगा क्योंकि I की जगह V अपान R रखे थे। तो एक R से R कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या, V स्क्वायर अपान R बच जाता है इधर। तो ये फार्मूला आपका इसमें क्या हमने कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको क्या करोगे, याद रखने में बिल्कुल हेल्पफुल बना सकते हो। तो ये करके इसको तैयार करना चाहिए, कैसे इसको हम क्या किए हैं, याद रखें। तो रटना तो नहीं है, चीज़ों को एक दूसरे से समझ करके याद रखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता होगा या विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता होगा।
तो देखिएगा P इज इक्वल टू क्या हमने बताया W/T होता है, तो W का मात्रक जूल होता है, अपान क्या हो जाता है समय यानी सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, या ये कहिए जूल पर सेकंड इज इक्वल टू आपका क्या होता है वाट होता है, 1 वाट, ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है 1 जूल पर सेकंड होता है। आपको ये याद रखना चाहिए इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है वाट होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और एक बात बता दे 1 HP भी होता है, 1 HP इज इक्वल टू 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है 746 वाट होता है। आपको ये याद रखना चाहिए। एक हार्स अश्व शक्ति में कितना वाट होता है 746 वाट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी रॉन्ग लगती हैं पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अगर हम इसको सही करने चलेंगे तो रॉन्ग हो सकता है, तो जाने दीजिए। आप जो हमने बताया उसको आपको क्या करना है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। जो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है वो किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा होता है। ये क्या होता है भाई, ये एक यूनिट कहते हैं आप इसको, जो बिजली का एक यूनिट खर्च करते हो वो 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बिजली या विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट होती है। और 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, इस चीज़ को अगर कभी निकालना हो तो 1 किलोवाट में कितना जूल ऊर्जा होगा या फिर 1 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा, तो 1 किलो शब्द के लिए 10³ लिख दीजिएगा। और वाट होता है जूल पर सेकेंड, इसको कुछ नहीं करना, लेकिन ये आवर है ना तो ये 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 6 × 10⁶ जूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होती है 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होती है। आपको इन सभी बातों को क्या करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने है इस सभी टॉपिक्स का क्या चीज़ एक्सरसाइज पोर्शन। देखिए क्या है ये, सबसे पहला प्रश्नावली में क्या मिलता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, या सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। निम्न में एसआई मात्रक लिखना, विद्युत धारा का क्या होगा एम्पियर होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा जूल होगा। आप ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या हमने बताया है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस का आर हो गया, विभवांतर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते, विभवांतर का मात्रक क्या होगा वोल्ट होता है, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको करना है तैयार, क्योंकि आप अभी सब कुछ पढ़ चुके ही हैं, ठीक। देखिएगा क्या है सारी बातें यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है देख लेते हैं। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, ये भी हमने पढ़ाया बताया समझाया। आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको तैयार कर सकते हैं। प्रतिरोधकता को परिभाषित करनी है मतलब इसको आपको किसको एक्सप्लेन करना है, रो को एक्सप्लेन करना है। हमने बताया ना, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार की जो प्रतिरोध होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता के क्या होती है बराबर होती है। फिर आता है धारा को मापने वाला यंत्र कौन है, एमीटर, आप ये जानते होंगे। फिर आता है बल्ब के फिलामेंट तंतु का नाम बताइए, वो होता है टंगस्टन, जिसे W से डिनोट करते हैं। प्रतिरोधों के संयोजनों के प्रकार बताइए, 2 प्रकार होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है, एक मिश्रित क्रम भी होता है, लेकिन आप लोगों को वो पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर वह एमीटर परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को जब भी हम परिपथ में जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसको किस क्रम में रखना चाहिए, समांतर क्रम में रखना होता है। किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, प्रतिरोध के साथ, ठीक है। तो आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए। दूसरा होता है, अच्छा एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं उसको, परिपथ में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये सारी बातें ऊपर हमने बात किया। बल्ब का तंतु उच्च गलनांक वाला क्यों होता है, अगर उच्च गलनांक का नहीं होगा तो क्या होगा, वो गल जाएगा, ठीक है। गल जाएगा तो बल्ब का जो काम है प्रकाश देना, क्या वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए उच्च प्रतिरोध और अत्यधिक गलनांक का वो होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज की तार जो फ्यूज की तार होती है, आप ये जानते हो कि घर में जब वायरिंग की जाती है तो मेन बोर्ड में एक फ्यूज लगा दी जाती है। फ्यूज का जो तार होता है विद्युत उपकरणों में कैसे बचाती है, भाई देख लो, आप इस चीज़ को समझ लो। अभी क्या है, एक बल्ब है, ठीक,
इस बल्ब को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फ्यूज तार के द्वारा इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक, लो हो गया कनेक्ट। अभी कहाँ, अभी तो हमने स्विच लगाया, अब इसको कनेक्ट करेंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अभी हम इसको जो ही कनेक्ट करेंगे तो अचानक से अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो, अधिक हो, अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो, अधिक हो, तो ये जो फ्यूज होगा क्या हो सकता है। अगर एक बात और बता दें, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस हो, 50 डिग्री सेल्सियस का फिलामेंट क्या होता है, गल जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस पे ही गल जाता है। ठीक, तो अगर आप इसको क्या करोगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये ज़्यादा हीट होना चाहेगा ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँचने से पहले ही ये जो यहाँ का फ्यूज वायर है वो क्या होगा, गल जाएगा। गल जाएगा तो सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर से इस बात को एक बार समझ लीजिए, फिलामेंट कहाँ है, ये बल्ब में है, इसकी जो गलनांक है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आपको क्या करना है, बल्ब को जो ही स्विच से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो धारा फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब धारा फ्लो होगी तो बल्ब जलेगा, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस जाते जाते वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक, जब वो पिघल जाएगा तो बल्ब खराब हो जाएगा कि नहीं, उसको बचाने के लिए उससे पहले ही कम गलनांक वाला यहाँ भी एक फ्यूज लगा दिया गया, वो क्या होगा, गल के खत्म हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपका बल्ब क्या होगा, सुरक्षित बचा रहता है। ऐसे ही आपके घरों में भी वायरिंग करते समय भी चीज़ों को किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। तो आगे का पॉइंट क्या है पढ़ने के लिए, देख लेते हैं। आगे का पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ पर 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। हमने बताया 3.6 × 10⁶ जूल होता है। पी, आई और वी में संबंध बताना है। P = V² होता है, एक फार्मूला आप जानते हैं। P = VI होता है, यहाँ के लिए यही फार्मूला होगा। ये यहाँ पे इसका जो संबंध है P = V × I होता है। ठीक, तो ये बातें हो जाएंगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको क्या मिला, ओम के नियम को बताओ, V, I, R के बीच में संबंध व्युत्पन्न करो, V तथा I के बीच में ग्राफ खींचो, ये सारी चीज़ें ऊपर हो चुकी हैं। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है, ये भी हमने बताया। किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, मोटाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लंबाई दुगना हो गया, मोटाई आधा हो गया, तो पतला हो गया तार और लंबा भी हो गया, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध बताना है कितना होगा। ए और बी के बीच में अगर आप टोटल प्रतिरोध जानना चाहते हैं तो जरा पहले देखिए ये किस क्रम में है, ये सीरीज में कि पैरेलल में है। सीरीज में नहीं है, ये किस में है, पैरेलल में है, यानी इसको कहेंगे हम लोग पार्श्व क्रम। तो ये 1/3 अच्छा देखिए एक मिनट, इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। ये हमारा सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, फिर ये इसके साथ सीरीज में, फिर ये किस रूप में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको 1/1 + 1/1 + 1/1, ठीक, 1/R1 हमने कह दिया इसको। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके 3 होगा, 1/R1 = तो R1 = निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ये भी उतना ही हो जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया क्या, R2, तो ये भी क्या हो गया, 1/3। ये लेकिन आपका ये जो R3 बीच वाला है वो कितना है, 1 ओम है। लेकिन जब ये तीनों लोग एक साथ हो गए, इसको हमने जोड़ा समांतर क्रम के फार्मूले से, इसको भी वैसे ही जोड़ दिया समांतर क्रम के फार्मूले, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और ये कितना है, 1 ओम, लेकिन इन सबके साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब R = लिखिएगा तो यहाँ पे 1/3 + 1/3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 + 1, तो ये यहाँ पे 3 LCM हो गया, तो 2 + 1 नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, और ये 5/3 लिखेंगे। तो ये R = टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना मिला, 5/3 ओम मिला। तो इसको आप इस तरीके से क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 ओम, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, यानी आप जानते होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों को सीधे सीधे आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ये भी आपका किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसको भी आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक, जोड़ दिया गया। अब 1/6 + 1/6 ये टोटल हमको मिलने वाला है 1/R के फॉर्म में, यानी 6 1 + 1 = 2/6, तो R = 6/2 = कितना, 3 ओम आंसर हो जाएगा यहाँ का।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी सॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो लगभग ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे जहाँ तक हम जानते हैं। नहीं होते हैं तो आप इतना तो हमने बता दिया कि आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिएगा ये दोनों सीरीज में है, फिर ये सीरीज में है, सॉरी ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, फिर इनको एक सीरीज में जोड़ लेंगे हम। ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1/2 1/2 1, यानी 1 + 1 2, 2 कितना 4 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। प्रकाशित और दूसरे उपकरणों को घरेलू परिपथ में किस प्रकार जोड़ना चाहिए और क्यों? उपकरणों को हम हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। जूल के तापन नियम का वर्णन कीजिए, किसी चालक उत्पन्न उसमें किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये सारी बातों पर हमने डिस्कस कर दिया है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में यहाँ पे टोटल बताना है कि क्या कुल प्रभावित प्रतिरोध कितना होगा। 4 ओम, 2 ओम श्रेणी क्रम में 6 हो गया, फिर ये 6 समांतर में है, तो 6 और 6 समांतर में जोड़ेंगे तो 1/6 + 1/6 कितना 2/6, सॉल्व कर देंगे तो 1/3, तो 3 ओम यहाँ टोटल आ जाएगा रेजिस्टेंस। और इसमें कितनी विभवांतर है, उस विभवांतर को V = IR से आप सॉल्व कर सकते हो। V = IR से सॉल्व कर सकते हो, तो ये किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। अब ये वीडियो हो गया बहुत लंबा, इसलिए हम इसको सोच रहे हैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना। तो आप इन सभी क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। नहीं होता है तो बताइएगा कमेंट करके, इस पर एक बार फिर से हम केवल एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक, देखिएगा नीचे सिंप्लीफाई भी शायद सारा क्वेश्चन कर दिया गया ही है, तो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया गया है। ठीक, यहाँ मूल्य पूरक प्रश्न क्या, उस रात विनय अपने विज्ञान की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके कमरे में बिजली चली गई। उसके चचेरे भाई वासु ने जल्दी से मोबाइल फ़ोन की टायर से पता किया कि फ्यूज का तार जल गया। उसने चेक किया तथा एक फ्यूज की तार लगा दी, जीवन में दोबारा से बिजली आ गई। ठीक, विनय ने वासु को धन्यवाद किया और अपनी तैयारी जारी रखी। वासु का विनय में कौन से मूल्य दिखाए गए हैं, यहाँ पे वो ये उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया गया कि वो कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, कि वो जान गया होगा कि उसमें परिपथ में ब्रेक हो गया है क्योंकि उसका फ्यूज क्या हो गया, जल के खराब हो गया है। ठीक, तो अब इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको बहुत ही आनंदमय तरीके से तैयार हुआ होगा। और ये वीडियो को अगर आप पसंद किए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि फ्यूचर में आपके लिए इस तरीके के वीडियो और भी बहुत सारे हम लेकर के आएँ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, सब खैर।